गाइस, पाकिस्तान के जो इस वक्त राइट नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो लोहार हैं बाय प्रोफेशन, बाय देयर फैमिली प्रोफेशन। और जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो भी लोहार थे, वो उनका भी लोहे का काम था। और अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमारे जो सलमान शहबाज हैं, उन्होंने रीसेंट पॉडकास्ट जो मुजम्मिल के साथ की थी, उसके अंदर बड़ी प्यारे इंकशाफात किए हैं कि हम लोग जो थे, जो ये शरीफ फैमिली थी, इनका जो इत्तेफाक ग्रुप था, ये एक्चुअल में 60s के अंदर टाटा बिरला से भी आगे थे। टाटा बिरला का तो नाम ही नहीं था उस टाइम के ऊपर, इवन दो कि टाटा जो है वो इतनी पुरानी कंपनी है कि उसके अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने शेयर्स लेके रखे हुए थे। खैर वो एक एक्स्ट्रा डिबेट है, वो साइड की डिबेट है। असल बात ये है कि पाकिस्तान की स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, इवन दो कि जो राइट नाउ हुकूमत है वो लोहारों की है। मतलब कि वो लोग जो सारी उम्र लोहे का काम करते रहे हैं, जिनको लोहे की फैक्ट्रियां, स्टील मिल्स चलाने का मुकम्मल तौर के ऊपर तजर्बा है अपनी, वो इस गवर्नमेंट की स्टील मिल को चला नहीं सक रहे। मतलब कि जो मुल्क की, जो पाकिस्तान की स्टील मिल है, वो उनसे नहीं चल रही, जबकि वो लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग बहुत पुराने स्टील मिल्स चलाते हुए आ रहे हैं, बड़े पुराने, हम तो इतने बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्री हैं, हमारे पास पता नहीं क्या कुछ नहीं था, हमारे पास तो इतने ज्यादा बिजनेसेस थे कि हमारे पास लोहे की फैक्ट्रीज थी, स्टील मिल्स थी, शुगर मिल्स थी, और न जाने क्या क्या चीजें थी, बट उनसे पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चल रही। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि राइट नाउ की जो रजीम है, ये किस किस्म के सियासी बयान देती होती हैं, किस किस्म की ये पॉलिटिक्स करते होती हैं कि ये लोग एक पाकिस्तान की स्टील मिल नहीं चला सक रहे, जिसको ये प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक अलग डिबेट है कि उसको प्राइवेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। बट पॉइंट ये है कि जो इतने बड़े बड़े दावे करते थे, वो उनके दावे किधर गए। इस किस्म की सियासत, ये चीप किस्म की पॉलिटिक्स होती है, जो कि बिल्कुल जिसका सिर पैर ही नहीं होता। अब बात यहाँ पर इस चीज़ की भी कर लेते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज होना चाहिए, और साथ ही साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको प्राइवेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, उनमें से बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि अरबों का लॉस करते हैं। अब उनमें से एक मिसाल आपको पहली मैं PIA की देता चलूँ, तो PIA इस वक्त 5 साल में इतना लॉस कर जाती है कि अगर उसको 5 साल के लिए बंद कर दिया जाए, उसका लॉस बियर ना किया जाए, तो 5 साल के उसके लॉस के बदले में आप एक मुकम्मल नई एयरलाइन खरीद सकते हैं। इतना ज़्यादा लॉस हमारी PIA कर रही है। और यही हाल हमारी पाकिस्तान की स्टील मिल का भी है। पाकिस्तान की स्टील मिल भी बिलियंस के अंदर लॉसेस कर रही है, और वो लॉसेस पाकिस्तान को बियर करने पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी है जिनसे ये सारे के सारे लॉसेस बियर हो रहे होते हैं, और ये बिल्कुल एक वेस्ट ऑफ मनी है कि एक ऐसे बिजनेस के अंदर हम लॉस कर रहे हैं कि जिस बिजनेस के चलने की कोई भी उम्मीद ना हो। तो वाकई में उसको प्राइवेटाइज करने के बारे में सीरियस होना चाहिए। और साथ ही साथ एक मिफ्ता इस्माइल साहब की भी बात आ गई। उन्होंने एक बात की थी जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। उन्होंने बात ये की थी कि जो PIA लेगा हम उसको साथ स्टील मिल फ्री दे देंगे। उन्होंने भी ये दोनों बातें इसी सेंस में की थी कि चाहे पाकिस्तान की स्टील मिल होगी या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होगी, ये दोनों की दोनों इतनी ज़्यादा लॉसेस के अंदर जा रही हैं कि इनके लॉसेस को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और दोनों मुकम्मल तौर के ऊपर उनकी वैल्यूएशन माइनस के अंदर जाती है। उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है कि उनकी वैल्यूएशन के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने ये बात की थी। उनकी ये बात बिल्कुल भी फेंकने वाली नहीं थी, और ना इसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की ज़रूरत थी जितनी की गई। आफ्टर ऑल मिफ्ता इस्माइल की हम हर बात से एग्री नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा मामलात के अंदर वो ज़ाहिर बात है कि गलत भी होंगे, बट ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, एटलीस्ट के वो इकोनॉमिस्ट है एज कम्पेयर टू राइट नाउ जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। और वो इस किस्म की बातें कर जाती हैं कि अपना भी मजाक बनाते हैं और साथ ही साथ अपनी मुकम्मल रजीम का भी मजाक बनाते हैं। खैर, हमने यहाँ पर मजाक की बात नहीं करनी, बल्कि हमने इन सब मामलात को सीरियस लेना है। इसके साथ साथ PTI ने भी ज़ाहिर बात है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा था, और ये सारी की सारी गवर्नमेंट सोचती आ रही हैं, बट कोई भी इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकती। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हम जितनी डिमांड कर रहे होते हैं उतनी की उस चीज़ की वैल्यूएशन ही नहीं है। चाहे हम PIA की बात कर रहे हैं या हम स्टील मिल की बात करें, हमारी डिमांड के मुकाबले में उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा कम है। दैट्स वाई कोई भी प्राइवेट कंपनी या इन्वेस्टर उसके अंदर हाथ ही नहीं डालता। इमरान खान की एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी थी कि उसने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो अपने ट्रेड डेफिसिट पे दिया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का किसी भी तरह से क्राइसिस नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर डॉलर उससे इतना ज़्यादा बढ़ता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप पिछले 10 साल की फिगर्स उठाकर देख लें, पिछले 10 साल के अंदर हमें नून लीग की भी हुकूमत देखने को मिली है, हमें साथ ही साथ PTI की भी हुकूमत देखने को मिली है, और साथ ही साथ हमें PDM की भी देखने को मिली है, जो कि सारे का सारा गठजोड़ हमें देखने को मिल गया। एक तरफ PTI अकेली है और दूसरी तरफ ये मुकम्मल गठजोड़ है। और आप जब ये सारी की सारी लिस्ट उठाकर देखते हैं ना,
तो हमें एक चीज़ बड़ी वाज़िह नज़र आती है कि जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व थे, जिनको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला होता है, वो नून लीग के दौर के अंदर हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। वो हमें राइट नाउ पीडीएम के अंदर क्रैश होता हुआ नज़र आया है कि इतनी तेज़ी से हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के रिजर्व नीचे नहीं गिरे, इतनी तेज़ी से पाकिस्तान ने डॉलर का खसारा नहीं किया तारीख के अंदर, जितना राइट नाउ की करंट रजीम के अंदर हम देख रहे हैं। और इवन के इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई, ये कोई बंदा सामान मंगवा नहीं सकता। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड किस्म की इंपोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड किस्म की एलसीज ओपन कर रहे हैं। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ओपनली आके बात कर दी है कि हम एलसीज ओपन नहीं कर रहे, लिमिटेड किस्म की हम देख के ओपन कर रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ओपन कर रहे हैं। वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कोई खुल के बिजनेस भी नहीं कर सक रहा। इवन के तब भी हमें बहुत बड़ा खसारा देखने को मिला है। और पीटीआई की हुकूमत के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि रैपिडली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे थे। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इमरान खान के ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट था कि वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स भेज रहे थे, वो रेमिटेंसेस भेज रहे थे, लीगल चैनल से भेज रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट को जो स्टेप लिया था इमरान खान ने, दैट वाज लिटरली वो स्टेप था कि जिसने अपने जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी थी कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली वहां पर रहते हुए। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट होगी, अगर आपने उस स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करना है तो आप वहां पर बैठे बैठे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा ऐसे स्टेप्स थे जिन्होंने हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ, और काफी ज्यादा इन्वेस्टर इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक अपना रोल अदा करने लगे थे। रोल कैसे अदा किया जाता है? सिंपली उन्होंने जब वहां से पैसा भेजना है तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर इंजेक्ट होना है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर डॉलर जब इंजेक्ट होता है तो हमारे यहाँ पर ग्रोथ बढ़ती है, सारे के सारे मामला हमारे यहाँ पर स्टेबलाइज होते हैं। रेमिटेंसेस के अलावा टूरिज्म हो गया, टूरिज्म के लिए भी हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये होती है कि हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी होती है कि हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये सिक्योरिटी का टॉपिक बिल्कुल ही एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम सेपरेट एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम से किस किस तरीके से टैकल किया जाता है और कितना ज़रूरी है इस चीज़ को टैकल करना। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।